तू ना समझेगा इस मोहब्बत को, सर पे तेरे सवार थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी है वहशत भी दिल में, सब तेरा खुमार थोड़ी है। दीवान खाने में आज वो फिर बीबा बच्चा बना बैठा। हाजी हकीम की हल्की फुल्की बातों का मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में जवाब दे रहा था। मान हकीम खाने की जानिब कोई आया तो फारूक की इत्तला पर वो माजरत करते दरमियानी दरवाज़ा खोलकर उस जानिब चले गए। तन्हा बैठा वो अब तसलसल से दाएं पैर को हरकत देता, तायराना निगाह यूं ही इर्द गिर्द घुमा रहा था। साथ वक्फे वक्फे से नज़र रिस्ट वॉच पर भी जा रही थी। कई बार नज़र उस रूम के दरवाजे पर भी लहजे भर के लिए जाकर लौटी जहाँ से आवाज़ें उभर रही थी, जहाँ वो खड़े खड़े सलाम करने के बाद उजलतन गायब हुई थी। फातिमा, फातिमा हमारी बात सुने, हम कह रहे थे। तेजी से रूम से निकलकर बच्ची के पीछे वो आवाज़ देती कामदार दुपट्टा बमुश्किल संभालती बाहर निकली थी। फातिमा बात तो सुन ले। मकल में ली डब्बा हाथ में लिए इधर उधर हो रही गुलाबी स्कार्फ वाली बमुश्किल 3-4 साल बच्ची को पकड़ने में वो नाकाम थी। दिलावर आराम से सीने पर बाजू बांधे हकीम साहिबा की जिदोजहद देख रहा था, जो उस जैसे अथरे घोड़े को काबू करने के बुलंद अज़ाइम रखती थे, और कहाँ एक नाराज़ बच्ची उनसे नहीं संभल रही थी। नहीं, फातिमा आपको वापस नहीं जाने देगी, वरना फातिमा को भी आपके साथ जाना है। हनूज दस्तरस फरार जारी रखे हुए फातिमा ने ज़िद्दी अंदाज में हतमी फैसला सुनाया। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, लौटा दें प्लीज़। फातिमा तो अच्छी बच्ची है ना। रूहान से अंदाज में पिचकारना चाह दिलावर को इंतज़ार करवाना वैसे उसे ख़राब लग रहा था। वो भी उस सूरत जब उसने फ़ोन पेशगी वक्त बता दिया था। गलत, आपने पिछली बार भी यही कहा था, फिर आप नहीं आई, और फिर आपने कहा कि दूल्हा भाई फातिमा के लिए ढेर सारी टॉफ़ीज़ लाएंगे, वो भी नहीं लाए। अब फातिमा आपको नहीं जाने देगी दूल्हा भाई के साथ। पलट कर खफा नज़र डालते फातिमा साहिबा ने फूले मुंह के अब उसे भी लपेटा था। अहद शिकनी के अलल एलान इल्ज़ाम तराशी पर दिलावर की आंखें सुकड़ी थी, जिस पर मुकद्दस खिफ़त ज़दा सी होकर लब चबाने लगी। हम ले आएंगे हमारी फातिमा के लिए ढेर सारी टाफियाँ, अभी आप ही को बॉक्स दे दें, उन्हें तैयार होना है, देर हो जाएगी, दूल्हा भाई को ज़रूरी काम है। हाजी हकीम ने अंदर दाखिल होते हुए पिचकारा, लेकिन फातिमा मुतमईन नहीं लग रही थी। मुकद्दस को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फातिमा ने जिस सख्ती से अपने दोनों हाथों में जकड़कर बॉक्स को सीने में भींचा था, वो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती थी, और मौसूफ से कुछ बैद न था वो किस बात पर खफा हो जाते। वो कशमकश में पड़ गई थी। दूसरी तरफ दिलावर भी शशोपन में था। बच्चों से बात करने का उसका तजर्बा ना होने के बराबर था। फातिमा बेटा, नहीं। हाजी साहब की बात पूरी होने से पहले ही वो एहतजाजी हुई। पीछे दीवार से लगी तो उन्होंने बेचारगी से शाने उचकाए। ज़ैनब और मरियम कहाँ हैं? ज़ैनब की तबीयत ख़राब थी, मरियम को हमने उनके साथ भेजा है, बस आ ही रही होंगी। वो धीमे सुरों में फातिमा पर नज़र जमाए गोया हूँ, फिर इस मामले को आप दोनों देखें, हम आते हैं। जूं का तू मसला उन पर छोड़कर हाजी हकीम अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। आप जानते हैं ये फातिमा है, फारूक भाई और हम सबकी प्यारी बेटी, बहुत अच्छी बच्ची है। ज़िद तो बिल्कुल भी नहीं करती गंदे बच्चों की तरह, और परेशान तो करती ही नहीं कभी, क्योंकि जानती है वो अच्छे और प्यारे बच्चे ज़िद नहीं करते, है ना फातिमा? वो हथेली फैलाकर उसके मुकाबिल 2 जानू टिकती दिलावर को बता रही थी। जवाबन फातिमा ने खफा नज़र गुलाबी हथेली पर डालते निगाह उठाकर बुत बने खामोश दिलावर को देखा। गालिबन उधर से पेशरफ चाहती थी। बॉक्स दे दें, आइंदा आपकी आपी जब भी आएंगी आपकी पसंदीदा चीज़ें लेकर आएंगी। बिलाखिर उसने लब कुशाई की तो मुकद्दस ने पलटकर किसी कदर हैरानगी से उसे देखा, जो चलता हुआ पास आया और आहिस्तगी से बंद मुट्ठी उसकी जानिब बढ़ाई। इन्हें दे दें, शायद मान जाए। मुट्ठी आगे करता वो बोला तो मुकद्दस ने सूरत से गुलाबी हथेली आगे की, जिसमें 2 बड़े बड़े नोट आन ठहरे। ये ले लें, इससे ढेर सारी टाफियाँ आ जाएंगी। मुकद्दस ने फौरन हथेली उसके सामने की थी। फिर कुछ पसोपेश के बाद बिलाखिर फातिमा ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन लग रहा था वो हनूज दूल्हा भाई से खफा है। मोटी मोटी मासूम आंखों से गाहे बगाहे वो घूरे जा रही थी, जबकि मुकद्दस बॉक्स लेकर उजलतन अंदर चली गई। फातिमा सच्ची में अच्छी वाली बच्ची है, जिद भी नहीं करती और बदतमीज़ी भी नहीं करती, और सबकी बातें भी मानती है। मज़ीद कुछ देर घूरने पर इक्तफ़ा करते बिलाखिर फातिमा साहिबा ने अपनी इमेज क्लियर करना चाहिए, जिस पर फ़ोन मसरूफ़ दिलावर ने चौंक कर होंठ लटकाए टुकर टुकर खुद को घूर रही उस गुड़िया को देखा। फातिमा दादो और आपी से दुआएं भी सीखती है और मदरसे भी जाएगी अब। दूसरी तरफ से ख़ास रिस्पॉन्स ना देखकर कुछ और अपने खवास पर रोशनी डाली। अब के दिलावर अपनी उमड़ आने वाली मुस्कुराहट रोक नहीं पाया।
इशारे से उसे करीब बुलाया तो वो कुछ पसोपेश के बाद करीब चली आई। आखिर को फर्मा बरदार बच्ची होने का सबूत जो देना था। फिर अपनी अक्खड़ मिजाजी के लिए मशहूर हरीफ ज़ादे की ज़िंदगी में हकीम साहिबा की बिना दस्तक घुसाने के बाद से हुए बहुत से नए तजर्बों में से एक और ताज़ा तरीन तजर्बे का इजाफा हुआ। एक बेज़रर सी बच्ची से गुफ्तगू का तजर्बा जो खालिस्तन फातिमा और उनकी आपी की खूबियों पर मबनी था, जो मुक़द्दस की तैयारी मुकम्मल करके अबाया और नकाब लेकर बाहर निकलने तक जारी रहा। हाजी हकीम को अलविदा कहते लाख कोशिशों के बावजूद वो आंसुओं का सिलसिला नहीं रोक पाई थी। हाजी हकीम ने हस्बे साबिक भीगी आंखों के गोशे साफ करते ढेरों दुआओं के साथ कीमती नसीहत भी उसके पल्लू से बांधे थे। शिकंजे टूट गए, जख्म बदहवास हुए, सितम तो ये है कि अहले सितम उदास हुए। दाजी के फैसले का सबसे शदीद असर लेने का खदशा जिस वजूद से था वो तवक्को से ज़्यादा सही साबित हुआ। कल दोपहर से वो भट्टी बुखार में तप रही थी। सारी रात दीजान और मिज़राब ने जाग कर उसकी पट्टी करते गुजारी थी। 2 बार डॉक्टर देख कर जा चुका था। तशखीस करता दवाइयाँ भी जैसे उसके नहीफ वजूद पर बेअसर थीं। बेटा कुछ खा लो, थोड़ी तकवीत मिलेगी। उसकी मुतवरम आंखों में हरकत देख दीजान ने होले से उसकी पेशानी पर नर्म हाथ रखा। हमें कहीं नहीं जाना है यहाँ से दीजान। उसके वही अल्फाज थे जो कल से नीम कनूदगी में लबों पर फड़फड़ा रहे थे। आपसे किसने कहा मेरे बच्चे कि आप कहीं जा रहे हो? दीजान का दिल पसीजा। जवाबन उसने सख्ती से जलती आंखों को मींचा। नतीजे में एक बार फिर अजियत के आंसू तपती कनपटियों को तसलसल से धोने लगे थे। दीजान भीगी निगाह कल से उसकी तीमारदारी में हलकान बाथरूम से ठंडे पानी का बॉल लेकर आ रही मिज़राब पर डाल रही थी, जो बॉल वहीं तपाई पर पटक कर धप-धप करती निकल गई। आप कहीं नहीं जा रही हैं यहाँ से, सुना आपने? दीजान जोर डालते उसकी कनपटियों से आंसू को जज्ब किया। दीजान तड़प कर उनकी गोद में सर रखती वो सिसक पड़ी थी। आप हमारी सबसे प्यारी और समझदार बेटी हो। आपको लगता है हम आपको खुद से दूर करेंगे कभी भी? ख्वामखा परागंदा सोचों से अपनी सेहत मुतासिर कर रही हैं आप, साथ ही हम सबको भी परेशान कर रही हैं। शाबाश, अब उठें और कुछ खाएं ताकि दवाई ले सकें। उसके उलझे बालों में उंगलियां चलाती वो फिक्र आमेज खफगी से डांट रही थी, जिसका वसूख मिराल के मुस्तरिब दिल पर ठंडे फाहे रख रहा था। वो उनकी नम आंखों में हलकोरे लेती अलवही चमक में उसमें रकम तहरीर से जो अनजान थी। दहलीज पर तनफ़ुर ज़दा आसाब के हमरा से सकते उसके नाजुक वजूद को देख रही मिज़राब मुठियाँ भींचती मुड़ी के सामने से चले आ रहे बारान से टकराते टकराते बची। सॉरी भाई साहब, भन्नाए अंदाज में माजरत करती वो बुड़बुड़ाते हुए जा रही थी कि सूरत से बाजू थाम कर बारान ने उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। क्या हुआ है? उसकी हालत नहीं संभली अभी तक। हालत तो तब संभलेगी जब उस बेवकूफ़ का दिमाग दुरुस्त होगा, जब अपनी भलाई बुराई की परख होगी। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। न जाने ये अपने मामले में इस कदर कुनसेन क्यों साबित होती है, वरना औरों के मामले में तो बड़ी सुलझी हुई समझदार बनती है। सही कहते हैं, चिराग तले अंधेरा। बारान के पूछने की देर थी कि वो तो जैसे फटने को तैयार बैठी थी। इंतहाई संजीदा मौजू होते हुए भी बारान को उसका फूला चेहरा देख हंसी आ गई, जिसे उसने बदिक्कत ज़ब्त किया था। आप रिलैक्स रहें, संभल जाएगी वो। अभी शौक में है ना? शौक में है? मैडम का दिमाग जिस तरह बंद पड़ा है ना, इन्हें शौक की असल ज़रूरत है। मैं कहती हूँ दाजी को बजाय ट्रेलर देने के सीधा क्लाइमैक्स देना चाहिए था, ताकि एक ही बार में दिमाग झटके से बेदार होता और हकीकत के दर्पण बदलते हालात के पहलू अच्छी तरह नजर आते। मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बिगाड़ती हुई वो सब कबीदा हो रही थी। अब उस नादान को कौन बताए जिसका गम वही समझता है। हम लाख खैर खा सही, लेकिन सिवाय उसकी शिद्दत का कयास लगाने की कोशिश के बावजूद कुछ नहीं कर सकते। और कयास लगाना और उनकी जगह रहना और सहना कतई मुतजाद कैफियत है और मुख्तलिफ तजर्बात। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर होती, लेकिन क्या है ना, इसके लिए एक अदद इजाफी फ़र्द की अशद ज़रूरत होती है। बारान ने रसान से अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलवाई। वो तो बरजस्तगी में उसने कुछ कहते कहते लब दबाए। अब ये मत कहिएगा कि वो भी आप देख चुकी हैं। उसने कसदन मिजाह का अंसर शामिल करना चाहा, लेकिन मिसराब की खामोशी पर कहका बेकाबू हुआ। यू आर इम्पॉसिबल राबी, बाय द वे मेरा एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, मैं अटेंड कर लेता हूँ। आप बजाय गुस्सा पीने के जाकर कुछ खाएं और हालत सुधारें अपनी। गैर संजीदगी से बात उड़ाता उसकी नाक को छूकर वो नफ़ी में सर हिलाता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मैं तीरगी में मोहब्बत की कहानी हूँ, कोई चिराग सा ऐवान मेरी तलाश में है। आप दीजान से मज़ीद रुकने की इजाज़त ले सकती थी।
उसे उन गलियों से काफ़ी दूर निकल आने के बावजूद बार बार साइड मिरर से पीछे देखता देख वो खुद कलामी के अंदाज में गोया हुआ, ऐसा नहीं है, बस अब्बा तन्हा हो जाते हैं। तो आंखों के नम गोशे साफ करते उसे समझ नहीं आई थी कि किस तरह उन आंसुओं की तर्जुमानी करे। हवेली में सब कैसा है, यकीनन दीजान ने मुझसे ज़्यादा तफसील में आपको बताया होगा। उसका पुरवसूख अंदाज तंज के ज़ुमरे में नहीं जाता था। शायद वो गोल मोल सा जवाब देकर अपनी कलाइयों में कनक रही सोने की बारीक चूड़ियों को छेड़ने लगी थी। कनखियों से दीजान की उम्मीदों के बुलंद पहाड़ के मरकज की कंफ्यूज हरकत और दीजान का बावसूख अंदाज याद करते उसके भिंचे लबों की तराश में महसूस कुन मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। वैसे दीजान ने खासी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं आपकी सलाहियतों से। देखना दिलचस्प होगा, आया आप उनकी उम्मीदों की कश्ती किनारे लगाती हैं या किनारे पर ही डबोती हैं। स्टेयरिंग घुमाते उसका अंदाज 100% इस्तेज़ाइया था। आपको क्या लगता है? नकाब से झांकती आंखें एतमाद लिए उठी। मेरे मुताबिक जान की बाजी एतबार की शर्त से ज़्यादा आसान होती है। बेनियाज लहजा अजली खुशकी लिए हुए था। जान की बाजी भी लोग किसी के भरोसे ही लगाते हैं। बरजस्ता जवाब पर दिलावर ने गर्दन घुमाई। बेतासुर निगाहों का कजरारी आंखों से ठीक ठाक तसादुम हुआ। मुकद्दस ने घबरा कर मुखालिफ से एहतियातन जाविया बदला था। किसी भरोसे और किसी के भरोसे में बड़ा फ़र्क होता है। दूसरी सूरत में अक्सर जान बच जाती है लेकिन जीने की वजह हार जाते हैं लोग, और मैं यही माकत नहीं करता। पहलू बदलते कैसी तनफ़ुर-आमेज़ तिश्नगी सिमट आई थी उसके बेपरवाह मगर ज़ख्म खुर्दा लहजे में। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, और एतबार किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। अब्बा कहते हैं कि बुनियाद रखते हुए दिलो दिमाग को तमाम तर खदशात से पाक रखना चाहिए, फिर चाहे उस बुनियाद पर महल बने या खोखले रिश्तों का मलबा जमा हो। आपको हिमाकत पर डटे रहना है। बात उचक कर जिस तल्खी और करवाहट से उसने जुमला मुकम्मल किया था, मुकद्दस देखती रह गई थी। बस औरों की नहीं, हम अपनी गारंटी लेते हैं। बस आजमाइश शर्त और लाजिम है। आप आपके थम जाने की बारी उसकी थी। आंसू से धुली शफाफ और साफ बड़ी बड़ी हुज्जम से फैली काजल की बारीक धार से मुज़य्यन आंखें, तजाद उसमें तैरते हल्के गुलाबी डोरे अपने अंदर अजीब पुरलुत्फ से कशिश समोए हुए थे, गोया शिकस्त का सारा सामान। तजाद दावा भी इतना बड़ा खुद एतमादी लिए एतबार तलब करता हुआ। हलकारा भरकर दामे फरेब से निकलता वो मुकम्मल तवज्जो स्टीयरिंग पर मबसूल कर निगाहों को सड़क पर गाड़ गया था। गोया उससे अहम दुनिया में कुछ ना हुआ। हल तलब और भी हैं इतने मसाइल, लेकिन जाने क्यों हमको फ़कत तेरी पड़ी होती है। कोहनियों से फोल्ड उसके मटियाले रंग की आस्तीन से खुले हिस्से की उभरती रगे स्टेयरिंग पर उसकी कवी उंगलियों की सख्ती गरीब का पता दे रही थी। उसके जहनी उधम पेल की हुमास थी। एक नर्म सी तबस्सुम की कली उसके लबों को छूकर गुजर गई। दादी को बिला के आज रात के खाने में सबके साथ शरीक होने का वक्त मिल ही गया था। सभी तजस्सुस से मरे जा रहे थे, लेकिन उनकी शख्सियत का जाहो जलाल ऐसा था कि लब कुशाई की कोई जुर्रत ही नहीं कर पा रहा था। खाने से फारिग होकर वो गर्म पानी पीतल की छोटी देगची में डाले हाथ डबोने लगे कि गला खंकारते शहबाज उस्मानी ने तवज्जो खींची थी। बाबा साहब, जो आपने मुबशिर और उनकी बेगम से कहा, क्या वो आपको हमारे कोलोफेल पर शक है? करख्तगी से दाजी ने जुमला कता करते इस्तफसार किया तो सभी के मुतहरिक हाथ जहाँ के तहाँ ठहर गए। नहीं, लेकिन वो गड़बड़ा गए। यहाँ पर सब बेहतर जानते हैं हमारे कोलोफेल में कोई तजाद नहीं होता, ना ही हमारे फैसले में तब्दीली या आने के बराबर किसी किस्म की तरमीम की गुंजाइश निकलती है। अगर हमने कहा इस हफ्ते हम इस फरीज़े से सुबक दोष होंगे तो मतलब हुआ इसी हफ्ते, न एक दिन कम न एक दिन ज़्यादा। अपने गरजदार एलानिया अंदाज से वहाँ मौजूद तकरीबन तमाम फरीक पर बिजली गिराते वो अपनी नशिस्त से उठकर खड़े हो चुके थे। बरखुरदार, आप फारिग हो जाएं तो स्टडी में आइएगा, हमें आपसे कुछ अहम नुकात पर तबादला ख्याल करना है। वो खामोश बैठे बारान को देखकर बोले, जी। वो सरस बात में हिलाता जुम्बिश दे गया था सर को, और हाँ, उठते कदम रोककर उन्होंने बुत बने अफराद को मुखातिब किया। इख्तलाफ राय रखने वालों के लिए भी स्टडी के दरवाजे खुले हैं। शर्त यह है कि आपके जवाब पुख्ता और काबिल गौर हो। बेबुनियाद बातों और इख्तलाफात के इंतशार हमें सख्त नापसंद है। पल में इजहार ख्याल की आज़ादी देकर दूसरे पल छीन भी ली गई थी।
जिस पर नाज़मा बेगम ने शिकवा कुना निगाह बेटे पर जमा दी। बाबा साहब, हमें हमारे ख़ानदान में पहले कभी ना कभी हर चीज़ पहली मर्तबा ही होती है। वक्त और हालात के तेवर भांप कर फहमो फरासत से काम लेते हुए फितरत से मुताबिकत बनाए रखने की सलाहियत ही इंसान को दीगर मखलूक़ात से जुदा करती है, वरना दिमाग तो हर जानवर के पास है। शहबाज उस्मानी के एतराज़ को वहीं दबा कर वो चल दिए थे। पीछे बारान आखिरी निवाला जबरन हलक से पानी के गिलास के साथ उतार कर खड़ा हुआ। बारान, जोश में कुछ ऐसा मत कर जाना कि बाद में अपनी माँ से नज़र न मिला सको। नाज़मा बेगम के भिंचे अंदाज में संगीन वार्निंग थी। मैं गलत नहीं हूँ मासा, आप फिक्र ना करें। वह सूख से कहकर वो तेज़ी से वहाँ से निकला था। शदीद हैरत बेयकीनी के आलम में वो माहौल की खुनकी और रतूबत की परवाह किए बगैर इस तरह भी अंदाज में नीम अंधेरे लॉन में बिना किसी गर्म जैकेट या शॉल के चक्कर काट रहा था। लेकिन झुनझुना उठा ज़हन था कि यकबस्ता खुली फिजा में आकर भी इंतशार पर काबू नहीं पा सका। दाजी ने किसी हमवार और प्रोजन अंदाज में मुद्दा बल्कि मलबा उस पर डाल दिया था। वो जवाबी कार्रवाई में लासानी बारान चलो वाजे हो उन्हों लैट दा अजाब आ गई उन्हों दा। दाजी ने किसी हमवार और प्रोजन अंदाज में मुद्दा बल्कि मलबा उस पर डाल दिया था। वो जवाबी कार्रवाई में लासानी बारान उस्मानी हक तक खड़ा का खड़ा रह गया था, दोनों सुलगती कनपटियों को कवी सर्द उंगलियों से सहलाता। वो थके अंदाज में संगी बेंच पर बैठा था। बरसों हर सू फैले धुंध ज़दा अंधेरे के राज को मुस्तरिब आंखों से देखते उसने बालों को मुट्ठी में भरा था। इस मसले पर आवाज़ बुलंद करते उसे कतई तौर पर भी अंदाज़ा या तवक्को ना थी कि उसी के गले का तोक बन जाएगी ये बात, पर आवाज़ बुलंद करते जबड़े भींच कर आंखें मूंदते एक मरतबा फिर स्टडी का मंजर उसकी निगाहों के सामने घूमने लगा था। दाजी के भारी लहजे की गूंज के साथ पूरी बरादरी की मुखालफत को बालाए ताक रख ले। अपने हाकिम सरकार के किरदार को पसे पुष्ट डालकर हमने आपके नज़रिए को, आपकी इख्तलाफी राय को तरजीह दी है बरखुरदार। स्टडी में कदम रखते ही दाजी का तफाखराना लहजा गूंजा था। वो संजीदा तासुरात लिए अंदर दाखिल हुआ। दाजी रैक के करीब सफ़रनामे के कतार पर निगाह फेर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम एक रिवायती किस्म के सख्त जागीरदार हैं। हमारी रिवायात हमें बेहद अजीज़ हैं। उसकी तौहीन करने वाले बागी का हम सर कुचलने की जुर्रत और अहलियत भी रखते हैं। अल्लामा शिबली नोमानी का सफ़रनामा सफ़र मिस्र, रूम और शाम से लेकर सफाकियत से कहते हुए वो मुड़े, लेकिन मुअद्दब खड़े बारान के वजीह चेहरे पर ढूंढने से भी कोई असर न पाकर मुबहम सा मुस्कुराते हुए जाकर अपनी रॉकिंग चेयर पर रौबदाराना अंदाज में बराजमान होते। टेबल से चश्मा उठाकर मगरूर नाक पर धरा। चूँकि माजी में एक मरतबा हमने भी किसी रिवायत से बगावत की थी जिस पर न जाने हमारे लिए संगीन सज़ा का इंतखाब करने के हमारे बड़ों ने हमारे मुदल्लिल कौल को अमलन साबित करने का मौका दिया था, आज हमने उनके इस इक़दाम को रिवायत की हैसियत से तस्लीम करते हुए ये मौका आपको देना चाहते हैं। हम आपको मंजूर है? तमहीद का जाल बिछाते उन्होंने इस्तफसार किया। मैं समझा नहीं। नाफहमी के बल बड़े वाज़े थे उसकी फराख पेशानी पर। वो वाकई उनके पेचीदा अल्फाज की पहेली में अचानक अपना किरदार समझ नहीं पाया था। आप इतने समझदार हैं बरखुरदार, इतनी आसान सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही? हैरत है। हनूज़ और आँख उलटते उन्होंने बनावटी तासुफ़ का इजहार किया। हम वाकई नहीं समझे। आपको अगर हमारे पॉइंट्स वैलिड लगते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको हमारी मंजूरी क्यों दरकार है? कुछ गड़बड़ महसूस करते उसने खुद को साफ वाज़े तौर पर अगली कार्रवाई के लिए यहीं से अलहदा कर लेना चाहा, जिस पर दाजी ने कुछ चौंक कर चश्मे के नीचे से उसके तासुरात को जांचा कि आया वो वाकई पिन्हा पैगाम समझ नहीं पाया या पहलू तय कर रहा है। ये भी सही है, हतमी फ़ैसला तो खैर हमारा ही होगा, लेकिन आप कम अज़ कम उस इनकलाबी तब्दीली के अहम किरदार के मुतालिक तो जानना चाहेंगे ना, यानी वो शख्स जिसे हमने मुंतखब किया है। मैं यहाँ किसी को ज़्यादा जानता नहीं और ना ही इस मामले में मेरी राय रजामंदी इतनी अहमियत रखती है। माँ साहब, बाबा साहब और दीगर का पहले जानना ज़रूरी है। वो भी उन्हीं का पोता था, मछली की तरह फिसलता वहाँ से ये जा वो जा होने को पर तोल रहा था, जो दाजी को खूब समझ आ रही थी।
तभी वो किताब सामने टेबल पर रख कर खड़े हुए थे। हमने कहा था बरखुरदार, सिर्फ ज़ुबानी इनकलाबी बातों से इनकलाब नहीं आता। इनकलाब लाने के लिए अपने खूने जिगर से बगावत की लौ जलाना पड़ती है, अपने कौल को अमल से साबित करना पड़ता है और फिर इस तरह से साबित कदमी से टिके रहना पड़ता है, वरना खोखले बड़े बड़े दावे तो हर चार की महफिल में एक लाजमी करता है, जिस पर कान कोई नहीं धरता। नपे तुले मौजू अल्फाज का इंतखाब करके उन्होंने खूब उसकी अना और जुर्रत को ललकारा था। दाजी, हम बारान उस्मानी, बागी होने के लिए बेबाक और बेखौफो खतर होना पड़ता है। जो रास्ता आप औरों को दिखा रहे हैं उस पर खुद चलें और औरों को मिसाल दें, और वो मिसाल बनने के लिए आपको मीराल उस्मानी से उक्तेसानी करना होगा। जिस इज़्ज़त मकाम तहफ़्फ़ुज़ का आप दावा कर रहे हैं ना, वो देना होगा। और दाजी, मैं उसकी समात पर यके बाद दीगरे दाजी ने ऐसे धमाके किए कि उसका मजबूत आसाबी निज़ाम भी अभी तक उभर नहीं पा रहा था।